नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। अब डिटेल में जाने से पहले ज़रा सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी उत्तम एसा रडार की एक स्केल्ड अप वेरिएंट को SU-30 MKI में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से MQ-9 ड्रोन्स को खरीदने की डील को लेके अभी किस वजह से होल्ड पर रखने का फैसला किया जा रहा है। DRDO की तरफ से डेवलप किए गए स्मार्ट टॉर्पीडो या मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो से यूएस के डिफेंस एक्सपर्ट काफी इंप्रेस हुए हैं और उनके मुताबिक अभी ऐसे सिस्टम पूरे दुनिया भर में किसी के पास भी मौजूद नहीं है। चाइना की तरफ से भी इंडियन मीडिया को वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है और ताइवान को चाइना का हिस्सा मानने के लिए कहा गया है। और इस खबर को सुनते वक्त आपको हेडफोन पहनने की जरूरत पड़ सकती है। 2025 तक पाकिस्तान अपनी नेवी में 50 नए वॉरशिप्स को शामिल करने का प्लान कर चुकी है, जिसमें 20 के आसपास मेन वॉरशिप्स होने वाले हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 में अभी कुछ खास अपग्रेड किए जा रहे हैं जो कि इसको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में मदद करने वाले हैं और सेम एयरक्राफ्ट अभी भारत को भी ऑफर किए जा रहे हैं। और अंत में भारत और यूएस के बीच इसी महीने के एंड तक बेका एग्रीमेंट को साइन करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि भारत की तरफ से अभी अपनी उत्तम एसा रडार को डेवलप किया जा रहा है और अभी इसकी कुछ प्रोटोटाइप्स को तेजस की LSU यूनिट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही LRD की तरफ से आई रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान ये पाया गया था कि उत्तम एसा रडार की परफॉर्मेंस अभी ELTA 2052 रडार के मुकाबले बेहतर था, जिसको तेजस MK-1A की इनिशियल वेरिएंट में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था। लेकिन फ्यूचर में MK में, मीडियम वेट फाइटर में और तेजस MK-1A में उत्तम एसा रडार का इस्तेमाल करने का एम रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि दरअसल भले ये उत्तम एसा रडार ही होने वाला है, पर तेजस MK-1A में जो उत्तम एसा रडार रहेगा उसके मुकाबले मीडियम वेट फाइटर का रडार का रेंज बेहतर होने वाला है। ठीक उसी तरीके से MK में लगने वाली उत्तम एसा रडार की रेंज उससे थोड़ा और बेहतर होने वाला है और इसके पीछे एक मेजर वजह इन रडार्स की TR मॉड्यूल में छुपा हुआ है, क्योंकि तेजस का जो फ्रंटल कोन सेक्शन है वहां पर एक छोटे रडार को लगाया जा सकता है जिसमें 700 से 800 के आसपास TR मॉड्यूल रह पाएंगे। लेकिन मीडियम वेट फाइटर का जो फ्रंटल कोन सेक्शन है वो इससे थोड़ा बड़ा है, जिस वजह से इसमें तेजस के मुकाबले एक बड़े साइज के रडार को लगाया जा सकता है और हो सकता है उसमें 1000 के आसपास TR मॉड्यूल रह पाएंगे। और इसी वजह से तेजस MK-1A के मुकाबले मीडियम वेट फाइटर में लगने वाली उत्तम एसा रडार का रेंज बेहतर होने वाला है। यहाँ पर उत्तम एसा रडार को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इसको स्केल अप किया जा सकता है या फिर स्केल डाउन किया जा सकता है, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी TR मॉडल को ऊपर नीचे किया जा सकता है और ये बिल्कुल ELTA की 2052 रडार की कॉन्सेप्ट से सिमिलर है। और अभी इंडियन एयरफोर्स की डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल संदीप सिंह जी ने बताया है कि उत्तम एसा रडार की एक स्केल अप वेरिएंट को सुखोई में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और SU-30 MKI के फ्रंटल कोन सेक्शन में इतना जगह मौजूद है जहां पर आराम से 1500 के करीब TR मॉड्यूल वाले रडार को इंटीग्रेट किया जा सकता है और इनको पावर करने के लिए भी लगभग 8 से 10 kV की पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि SU-30 MKI मैनेज कर सकता है। अभी फ्यूचर में हम रशिया से या तो जुग सीरीज के एसा रडार या फिर इर्बिसी हाइब्रिड PSA रडार को सुपर सुकोई के अंदर इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि DRDO की तरफ से उत्तम एसा रडार का एक स्केल्ड अप वेरिएंट को बनाया जाए जिसको सुपर सुकोई में इंटीग्रेट किया जाएगा। LRD की तरफ से अभी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर्स को डेवलप किया जा रहा है जिनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती है। ये काउंटर मेजर के खिलाफ काफी बेहतर परफॉर्म करते हैं और साथ ही छोटे टारगेट्स को भी डिटेक्ट कर पाते हैं। आमतौर पर अभी के सभी एसा रडार में गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफी ज्यादा हीट को जनरेट करते हैं, लेकिन गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार की बात करें तो ये काफी कम हीट को जनरेट करते हैं और इनको अभी MK के लिए डेवलप करने का प्लान किया गया था और इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि इसी को बेस करके एक रडार को SU-30 MKI के लिए भी डेवलप किया जाए। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट आर्म ड्रोन्स को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत और यूएस के बीच अभी MQ-9 ड्रोन्स को खरीदने के लिए एक डील को साइन करने का फैसला किया गया था। ऐसे करीब 30 ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया था जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी 10-10 ड्रोन को इस्तेमाल करने वाली थी। लेकिन अभी INS में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक इस डील को फाइनल नहीं किया गया है और ना ही इसके लिए अभी क्लियरेंस दिया जा रहा है और डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि वो अभी इन ड्रोन्स को सैंक्शन करने के लिए कोई जल्दी में नहीं है।
इसके लिए एक सेपरेट डिस्कशन भी किया गया था और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया कि इन ड्रोन्स को भारत चाहे तो सर्वेलेंस के साथ साथ स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वर्तमान जैसे हालात हैं, ऐसे में ड्रोन्स हमको कोई खास फायदा नहीं दिला पाएंगे और इनको मार के गिराया भी जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक ये हमको फायदा दिला सकते हैं। और इसी वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अब इस डील को जल्दबाजी में ना करने का फैसला किया जा रहा है। नेवी की तरफ से अभी इन ड्रोन्स को खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन नेवी इनको मेनली रिकॉन मिशन में इस्तेमाल करने वाली है। पर एयरफोर्स या फिर आर्मी की बात करें तो वो इन ड्रोन्स को आमतौर पर सर्वेलेंस के साथ साथ स्ट्राइक मिशन में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। ये ड्रोन्स लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भर सकते हैं और 3,000 पाउंड तक की पेलोड को कैरी कर सकते हैं। अभी भारत की तरफ से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही फाइट को भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सटेंसिवली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भारत को भी फ्यूचर में ड्रोन्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने का आइडिया लग सकता है। इसी दौरान ड्रोन्स की मदद से काफी सारे स्ट्राइक किए गए थे, जिनकी वीडियो को पब्लिश किया गया था, लेकिन इस दौरान काफी सारे ड्रोन्स को मार के गिराया भी गया था और ये सब भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है। अगला अपडेट डीआरडीओ की स्मार्ट टॉर्पेडो को लेके है। रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से स्मार्ट टॉर्पेडो या यूं कहे कि मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो का एक सफल परीक्षण कंडक्ट किया गया था। इस स्मार्ट टॉर्पेडो की रेंज लगभग 640 किलोमीटर से भी ज्यादा है और अभी अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से भी इसकी तारीफ करना शुरू किया गया है। मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो में आपको काफी डिटेल में बताया था, जिस वजह से आज हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इस मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो के बारे में अभी हम कुछ और बातों पर गौर करने वाले हैं। जैसे कि इसमें जिस टॉर्पेडो का इस्तेमाल किया जाता है वो एक लाइटवेट क्लास का टॉर्पेडो है, जिसका वजन बस 50 kg है और इसका ओरिजिनल रेंज बस 20 किलोमीटर का है। पर इसको सुपरसोनिक मिसाइल में इंटीग्रेट करने के बाद इसको 400 माइल से भी ज्यादा दूरी से फायर किया जा सकता है, जो कि किसी भी टॉर्पेडो के मुकाबले काफी ज्यादा दूरी तक मार कर सकता है। अब यूएस, रशिया और जापान के पास भी मिसाइल असिस्टेड या रॉकेट असिस्टेड टॉर्पेडो मौजूद है, लेकिन वो इतनी दूरी तक मार नहीं कर सकते हैं और ये अभी किसी भी टॉर्पेडो की मार करने की क्षमता के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है और ये आगे चल के भारत की एंटी शिप कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। इसलिए अगर भारत इसको P-8I एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करके इस्तेमाल करता है या फिर MS-60R हेलीकॉप्टर से फायर करने के लिए डिजाइन कर लेता है तो ये गेम चेंजिंग हथियार बन सकता है। साथ ही अगर भारत इन हेलीकॉप्टर से एयरक्राफ्ट को बस सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है और अपने वॉरशिप की मदद से इस टॉर्पेडो को लॉन्च करता है, तब भी ये गेम चेंजिंग वेपन बन सकता है, क्योंकि इसके पास काफी ज्यादा रेंज है और अगर किसी टॉर्पेडो आवाज से 3 गुना ज्यादा स्पीड में जाके किसी शिप की तरफ बढ़ता है तो इसको डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो भारत के पास से भी ज्यादा सबमरीन मौजूद नहीं है और बदले में चाइना के पास 60 से भी ज्यादा सबमरीन मौजूद है। लेकिन अगर स्मार्ट टॉर्पेडो को भारत यहाँ पर अपने वॉरशिप्स में तैनात करता है और P-8I एयरक्राफ्ट की मदद से वो उनको काफी दूरी से डिटेक्ट कर लेता है तो चाइनीज सबमरीन की रेंज में आए बिना ही वो इनको काफी दूरी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि चाइनीज सबमरीन में अगर हैवीवेट क्लास के टॉर्पेडो भी मौजूद होंगे तो तब भी वो मुश्किल से 40 से 50 किलोमीटर तक ही मार कर पाएंगे। अगला अपडेट ताइवान की नेशनल डे को लेके। अगर आप मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं तो आज सुबह मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें चाइना की तरफ से भारत की मीडिया को ताइवान की नेशनल डे को लेके काफी सारे गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए कहा गया था। ताइवान की नेशनल डे को 10 अक्टूबर को पालन किया जाता है और इसको लेके अभी भारत में मौजूद चाइनीज एम्बेसी की तरफ से एक नोटिस को जारी किया गया था, जिसमें चाइना की तरफ से भारत की मीडिया को ये बताया गया है कि वो हमें रिमाइंड करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में बस एक ही चाइना मौजूद है और यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक भारत को भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए और ठीक वैसे ही इंडियन मीडिया को भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। और सिसिली ताइवान को एक कंट्री के तौर पर मान्यता नहीं देनी चाहिए। अब इस पर ताइवान की तरफ से चाइना को काफी खतरनाक रिस्पांस दिया गया और ताइवान की फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से उनकी रिसेंट ट्वीट में चाइना की स्टेटमेंट को हिंदुस्तानी भाव टाइप का रिएक्शन दिया गया था। पहली फुर्सत में निकल। और अगर चाइना की बात करें तो अगर चाइना चाहता है कि भारत वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करे तो चाइना को भी सेम लॉजिक भारत के लिए अप्लाई करना चाहिए और जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानना चाहिए, जो कि वो नहीं करता है। अब इनको ताइवान भी चाहिए, इनको तिब्बत भी चाहिए, इनको अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, इनको लद्दाख भी चाहिए और ये जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने के लिए राजी नहीं है, लेकिन बदले में चाहते हैं कि भारत वन चाइना पॉलिसी का पालन करे। ऐसे कैसे चलेगा भाई? अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी चाइना भारत से वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करने की उम्मीद रखता है तो पता है तुम क्या हो? वो भी टेढ़े वाले। अब मिस्टर शी जिनपिंग टिंग टिंग टिडिंग की बात करें तो इनकी 99 पिंग पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि XE से अगर जेरोक्स होता है तो XI से C कैसे होता है।
और आज से हम लोग ये भी मानने से इनकार करने वाले क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर भी इसको जी बता रहा है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। भारत के साथ चल रही तनाव के दौरान चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइज करने का प्लान किया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से भी अपनी नेवल फ्लीट को मजबूत करने पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने ट्विटर में एक सैटेलाइट इमेज को शेयर किया था जिसमें यह दिख रहा था कि पाकिस्तान अभी अपनी पोर्ट में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कर रहा है और डाउट किया जा रहा था कि शायद यहाँ पर चाइना की टाइप 39 क्लास की सबमरीन को पाकिस्तान बनाने वाला है, क्योंकि चाइना के साथ अभी ऐसे 8 सबमरीन के लिए पाकिस्तान की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें 4 सबमरीन चाइना की शिपयार्ड में और 4 सबमरीन पाकिस्तान के शिपयार्ड में बनाए जाने वाले थे। ये आईपीएस सबमरीन होने वाले जो कि चाइनीज अंडर वाटर फ्लीट को काफी मजबूत बनाने वाले हैं। ठीक वैसे ही चाइनीज सबमरीन के साथ साथ पाकिस्तान अभी टर्की से भी वॉरशिप्स को खरीदने वाला है और पाकिस्तानी नेवी की रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक वो अभी टोटल 50 नए वॉरशिप्स को खरीदने वाले हैं, जिसमें से 20 के आसपास मेजर वॉरशिप्स होने वाले हैं और इन सभी वेसल को 2023 से 2025 के बीच पाकिस्तानी नेवी में शामिल करने का एम रखा गया है। अगला अपडेट F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर है। अब सभी को याद होगा कि बोइंग की तरफ से कुछ ही दिन पहले ये बताया गया था कि वो इंडियन नेवी के लिए अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को ऑफर करने वाले हैं और बोइंग की तरफ से ये भी बताया गया था कि यूएस नेवी के लिए अभी जिन F-18 सुपर हॉर्नेट्स को ऑफर किया जा रहा है सेम स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट को वो इंडियन नेवी के लिए ऑफर करने वाले हैं। यूएस नेवी की F-18 सुपर हॉर्नेट्स की बात करें तो इनमें 2 मेजर अपग्रेड्स अभी होने वाले हैं जो कि इनको मेनली स्टेल्थी टारगेट को डिटेक्ट करने में मदद करने वाले हैं। इनमें से एक बेहतर IRST सिस्टम होने वाला है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज के डिस्टेंस में भी स्टेल्थी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में F-18 को मदद करने वाला है। इसके साथ साथ F-18 में अब एक नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद होने वाला है जो कि उसे स्टेल्थ टारगेट के करीब जाने में मदद करने वाला है। मिडिल ईस्ट रीजन में अभी F-18 में नए अपग्रेड को ऐड करके उनको टेस्ट किया जा रहा है और कुछ रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक F-18 में अभी जिस नया IRST सिस्टम को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है उसकी सेंट्रल लाइन की फ्यूल टैंक की फ्रंट सेक्शन में मौजूद होने वाला है। इस इमेज को यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिश किया गया और ये F-18 दरअसल यूएसएस निमिज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की माइटी स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा है। अभी बताया जा रहा है कि ये टेस्टिंग में है और इनको 2021 से ऑपरेशनल करने का एम रखा गया है और अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो हो सकता है फाइनल IRST सिस्टम के साथ कुछ और चेंजेस देखने को मिलने वाली है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेकर है। भारत और यूएस के बीच इसी महीने के एंड में यानी कि 26 से 27 अक्टूबर के बीच 2+2 लेवल की 3rd मीटिंग को करने का फैसला किया गया है। इसको हाल ही में हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी माइक पोम्पियो की मीटिंग के दौरान फाइनल किया गया है। इस दौरान यूएस की तरफ से बताया गया था कि भारत और यूएस की ट्रेड में पिछले कुछ सालों में काफी इंक्रीज नोटिस किया गया जो कि 2017 में $126 बिलियन के आसपास था और अभी 2019 की एंड तक ये लगभग $145 बिलियन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन आने वाले 5 सालों में इसको $500 बिलियन तक इंक्रीज करने का एम रखा गया है और ये एक 2 साइड की ट्रेड होने वाला है। और यूएस की कंपनियों की तरफ से भी अभी भारत में मैसिव इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया जा रहा है क्योंकि यूएस के मुताबिक पूरे दुनिया भर में भारत में अभी कॉर्पोरेट टैक्स सबसे कम है जो कि इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी इसी महीने के एंड में जो 2+2 लेवल की मीटिंग होने वाली है उसमें भारत और यूएस के बीच बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा, जिसमें भारत को यूएस की तरफ से हाई ग्रेड की डिफेंस हार्डवेयर को सप्लाई किया जाएगा। साथ ही यूएस की तरफ से गेन किए गए इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस को भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा, जिसके भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी काफी हद तक इम्प्रूव हो सकेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।